दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ सिलेदार्स के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम रवि नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तब रास्ते में रवि अपने पापा से पूछता है कि आखिर सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं। इस पे वो बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो देश को बचाने के लिए हमेशा दुश्मनों के सामने खड़े रहे थे और प्रजा के हित के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। ये सब सुनने के बाद रवि की नजरों में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। यहाँ ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक ट्रक रवि की कार को टक्कर मारने लगता है, जो रवि के डैड देखकर काफी घबरा जाते हैं। तब वो ट्रक एक ही टक्कर में रवि की कार को नदी में गिरा देता है। तब रवि के पापा कैसे भी करके रवि को कार से बाहर निकालते हैं, मगर वो चाहकर भी खुद को और अपनी पत्नी को कार से बाहर नहीं निकाल पाते और पानी में डूबने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रवि अब बड़ा हो चुका है, जो अपने दोस्त आदि के साथ रायगढ़ किले पर ट्रैकिंग कर रहा होता है। रवि के मॉम डैड जाने के बाद आदि ही उसके लिए सब कुछ था और वह आदि को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। फिर काफी मेहनत के बाद वो लोग किले पर चढ़ जाते हैं। असल में रवि को छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसलिए वो हमेशा उनके नए नए किलों पर जाकर ट्रैकिंग किया करता था। अब जब रवि और आदि किले पर होते हैं, इतने में उन्हें प्रियल का कॉल आता है। प्रियल एक लॉयर थी जो उन्हें बताती है कि आज दीक्षित सर का इंटरव्यू होने वाला है, तुम्हें भी उनका इंटरव्यू देखने आना चाहिए। दूसरी तरफ हम दीक्षित सर को देखते हैं, उनकी भी नजर रवि के ऊपर होती है। वो ज्यादातर यूट्यूब पर रवि के व्लॉग्स देखा करते थे। इससे हमें पता चलता है कि उनका जरूर रवि से कोई ना कोई कनेक्शन है। जिसके बाद दीक्षित एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ उनसे मिलने प्रशिक नाम का एक आदमी आता है। मंदिर में दीक्षित प्रशिक से कहते हैं कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रह सकता हूँ, इसलिए हमें जल्दी से खजाने की जिम्मेदारी नए शिलेदार के हाथों में सौंपनी होगी। वही शिलेदारों का असली वारिस है। और दोस्तों, शिलेदार का मतलब एक सैनिक है जो अपने राजा के खजाने की रक्षा किया करते हैं। फिर जाने से पहले दीक्षित उसे कहते हैं कि तुम्हें पानी में कोई चीज मिलेगी, तुम उस चीज को अपने पास रखे रहना। इतना कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब हम राम नाम के गवर्नर को देखते हैं, जो अपने आदमी प्रभु से कहता है कि तुम अपनी नजर दीक्षित पर बनाए रखना, वरना वो खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। असल में राम ये सब कुछ खजाना पाने के लिए कर रहा था। यहाँ जब प्रशिक मंदिर के पीछे जाकर देखता है तो उसे पानी के अंदर एक चाबी मिलती है और दीक्षित के कहे अनुसार प्रशिक उस चाबी को अपने पास रख लेता है। फिर सभी लोग दीक्षित के इंटरव्यू में आए होते हैं, जहाँ प्रियल दीक्षित को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाती है। लेकिन तभी स्टेज पर जाते समय दीक्षित के चेस्ट में पेन होता है। ये देखकर रवि जल्दी से उनके पास आता है और हमें पता चलता है कि रवि प्रोफेशनल एक डॉक्टर है। पर रवि को दीक्षित के हाथों में एक रिंग दिखती है। वो रिंग देखकर रवि हैरान हो जाता है, क्योंकि वैसे सेम टू सेम रिंग रवि के डैड भी पहना करते थे। उसी समय दीक्षित रवि के कानों में धीरे से कहते हैं कि तुम इंटरव्यू के बाद अकेले में मुझसे मिलने आना। तब रवि भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर दीक्षित ने उसे अकेले में क्यों बुलाया है। जिसके बाद हम राम को देखते हैं। राम एक जगह पर जाता है, वहाँ पर कुछ पंडित मिलकर अनुष्ठान कर रहे थे। राम भी उन पंडित से कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस खजाने का पता जानना है। खजाने का पता लगाने में मेरी मदद सिर्फ मेरे पूर्वज कर सकते हैं। तुम लोग कैसे भी करके मेरे पूर्वजों की आत्मा से खजाने का पता लगवाओ। अब रात के समय रवि दीक्षित से मिलने उसके चैम्बर में आता है। साथ ही प्रभु के आदमी भी रवि को दीक्षित के चैम्बर में जाते समय देख लेते हैं और वो लोग जल्दी से ये बात प्रभु को बताते हैं। दूसरी तरफ दीक्षित रवि को एक डायरी दिखाता है। उस डायरी में रवि के बचपन की सारी तस्वीरें थी। रवि भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि मेरे बारे में ये कैसे जानते हैं। तब दीक्षित उसे बताता है कि तुम्हारे पापा एक शिलेदार थे। खजाने को पाने के लिए कुछ लोगों ने तुम्हारे पापा को मार दिया था और अब से उस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। यहाँ रवि को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दीक्षित के चैम्बर में प्रभु के 2 गुंडे आ जाते हैं। वो दोनों गुंडे दीक्षित से कहते हैं कि हम आपके चैम्बर की वायरिंग ठीक करने आए हैं। पर दीक्षित के काफी मना करने के बाद भी वो गुंडे जबरदस्ती
उनके चैम्बर की वायरिंग ठीक करने लगते हैं। यहाँ दीक्षित भी समझ जाता है कि जरूर किसी ने उन दोनों को उनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है, इसलिए वो जल्दी से रवि को वो डायरी देकर घर भेज देता है। लेकिन जब तक दीक्षित खुद वहाँ से जा पाते, उससे पहले प्रभु उनके चैम्बर में आ जाता है। तब प्रभु और उसके आदमी मिलकर दीक्षित को मार डालते हैं। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर मित्रा को दीक्षित की लाश कोर्ट में लटकी हुई मिलती है। तब कोर्ट का सीसीटीवी चेक करने पर मित्रा को रवि के बारे में पता चलता है और मित्रा को रवि पर शक होने लगता है कि रवि ने दीक्षित का मर्डर किया होगा, क्योंकि सीसीटीवी में रवि के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। इसी वजह से वो रवि के घर आ जाता है और दीक्षित के मर्डर के बारे में बताता है। रवि भी उनकी मौत के बारे में सुनकर काफी घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में मित्रा रवि को अपने साथ पूछताछ करने के लिए थाने लेकर जाता है और मित्रा को रवि पर पूरा शक था कि उसने दीक्षित का खून किया है। इसलिए मित्रा उससे पूछता है कि आखिर तुमने दीक्षित को क्यों मारा। तब रवि कहता है कि मैंने दीक्षित सर को नहीं मारा है, बल्कि दीक्षित सर ने मुझे खुद अपने ऑफिस में बुलाया था। पर रवि के काफी कहने के बाद भी मित्रा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में प्रियल आती है और वो मित्रा से कहती है कि आप बिना किसी सबूत के रवि पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तब मित्रा के पास कोई सबूत न होने के कारण उसे रवि को छोड़ना पड़ता है। अब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद रवि प्रियल से कहता है कि दीक्षित सर ने मरने से पहले मुझे खजाने के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे एक डायरी भी दी थी। साथ ही रवि को दीक्षित सर का एक मैसेज भी आया होता है, जिसमें दीक्षित ने रवि को अपने चैम्बर में जाने को कहा था। तब रवि उस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि जरूर उनके चैम्बर में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। इसलिए रवि प्रियल और आदि को लेकर कोर्ट जाने लगता है। दूसरी तरफ हम राम को देखते हैं, जो प्रभु से कहता है कि तुम्हें रवि के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दीक्षित ने मरने से पहले रवि को खजाने के बारे में बताया होगा। खैर फिर थोड़े टाइम बाद रवि प्रियल और आदि के साथ कोर्ट आ जाता है और वहाँ रवि और प्रियल चुपके से दीक्षित के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। तब प्रभु भी अपने आदमियों के साथ कोर्ट के बाहर आ जाता है। फिर दीक्षित के ऑफिस में रवि काफी तलाशी करने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उसे ऑफिस में एक अशोक स्तंभ दिखाई देता है, जिसके नीचे गोल आकार में लॉक बना हुआ था। वैसा लॉक पहले के समय में लोग यूज किया करते थे। उस लॉक को देखकर रवि समझ जाता है कि जरूर दीक्षित सर ने अशोक स्तंभ में ही कुछ छुपा कर रखा होगा। तभी वहाँ मित्रा अपने ऑफिसर के साथ कोर्ट के बाहर आ जाता है और मित्रा को देखकर आदि जल्दी से रवि को कॉल करके बताता है कि हाँ मित्रा आ चुका है, इसलिए तुम लोग जल्दी काम खत्म करके बाहर आ जाओ। तब आदि की बात सुनने के बाद रवि जल्दी से उस स्तंभ का लॉक खोलने लगता है। वहीं कोर्ट के बाहर मित्रा को प्रभु दिखाई देता है, तो मित्रा प्रभु से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभु बताता है कि मैं उस कोर्ट में वायरिंग का काम करता हूँ। फिर मित्रा पूछता है कि कल रात तुम्हारे कुछ आदमी दीक्षित सर के रूम में गए थे, क्या तुम उन आदमियों को बुला सकते हो, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। तब मित्रा की बातें सुनकर प्रभु काफी टेंशन में आ जाता है और वह कैसे भी करके मित्रा से छुटकारा पाना चाहता था। दूसरी तरफ रवि और प्रियल मिलकर उस लॉक को तोड़ देते हैं और उस स्तंभ के अंदर उन्हें एक काफी साल पुरानी घड़ी मिलती है, जो वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले बाहर से ऑफिस का दरवाजा ठकठकाने लगते हैं। तब वो लोग पुलिस को बाहर देखकर काफी घबरा जाते हैं और अभी जल्दी से आदि को कॉल करके कोर्ट के पीछे आने को कहता है। साथ ही ऑफिसर मित्रा को भी कॉल करके बता देते हैं कि कुछ लोग दीक्षित के चैम्बर में घुसे हुए हैं। ये सुनने के बाद मित्रा भी उस तरफ आ जाता है। फिर पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक पुलिस वाले अंदर आते तब तक रवि और प्रियल ऑफिस की खिड़की से कूदकर जा चुके थे। हालांकि उन्हें जाते हुए मित्रा दूर से देख लेता है और वो अपने ऑफिसर्स को उनका पता लगाने को कहता है। जिसके बाद एक जगह अवार्ड्स का कार्यक्रम चल रहा था, तो ये अवार्ड लेने के लिए प्रताप नाम के आदमी को स्टेज पर बुलाया जाता है और राम भी उस अवार्ड फंक्शन में बैठा हुआ था। तब प्रताप स्टेज पर आकर कहता है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलता हूँ। उन्होंने हमारे देश को एकजुट करने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। मैं उसी दिन ये अवार्ड लूंगा जिस दिन हमारे देश में सभी लोग एकजुट हो जाएंगे, कोई भी जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। जो सुनकर सभी लोग प्रताप के लिए तालियां बजाते हैं। फिर रात में रवि, आदि और प्रियल एक ढाबे पर बैठे होते हैं। वहाँ रवि को उस घड़ी के अंदर एक पेपर मिलता है और उस पेपर पर इनविजिबल इंक से कुछ लिखा हुआ था। जब रवि उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा पानी डालता है तब उसे एक नंबर दिखाई देता है
उस नंबर को देखकर रवि कुछ समझ नहीं पाता। तभी आदि उस नंबर को गूगल पर सर्च करता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई नंबर नहीं बल्कि एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। असल में ये लोकेशन मुंबई में प्रेषक की दुकान की थी। तब रवि फैसला करता है कि वो लोग मुंबई जाकर प्रेषक से जरूर मिलेंगे। इसलिए ये तीनों अपनी कार को ढाबे के बाहर ही छोड़कर बस से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह वो तीनों प्रेषक की दुकान पर पहुंच जाते हैं और प्रेषक उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये लोग खजाने के बारे में पूछने आए हैं। इसी वजह से वो उन्हें अपनी दुकान के अंदर लेकर जाता है। लेकिन उसी समय प्रभु के गुंडे भी वहां आ जाते हैं। तब वो गुंडों उन तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों उन गुंडों से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। साथ ही प्रभु भी उन्हें पकड़ने लगता है और वो गुंडे उन्हें मारने के लिए उन पर गोली भी चलाते हैं। पर प्रेषक उन तीनों को जल्दी से अपनी कार में बैठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मित्रा अपने ऑफिसर्स को रवि की कार का पता लगाने को कहता है। फिर थोड़े टाइम बाद प्रेषक उन तीनों को अपने घर पर लाता है और घर पर वो लोग प्रेषक को वही घड़ी दिखाते हैं। तब प्रेषक उन्हें बताता है कि ये घड़ी खजाने की चाबी है। कई साल पहले दीक्षित सर ने मुझे एक जगह पर खुदाई करने का काम दिया था और खुदाई करते समय मुझे वहाँ ये घड़ी मिली थी। दीक्षित सर भी इस घड़ी को देखकर समझ गए थे कि ये घड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की है। पर कुछ लोग उस खजाने को पाने के लिए हमारा पीछा करने लगे थे और उन गुंडों ने खजाने के लालच में मेरे परिवार को भी मार दिया था, जिसके बाद मैं अकेला पड़ गया और मुंबई आकर रहने लगा। फिर वो रवि को उस मंदिर में मिली हुई चाबी देते हुए कहते हैं कि आज से तुम महाराज के खजाने के रक्षक हो। तुम्हारे पिता ने खजाने को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और तुम्हें भी अपने पापा की तरह खजाने की रक्षा करनी होगी। तब रवि ये देखकर पहले तो शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा को याद करके वो भी ठान लेता है कि वो जरूर उन गुंडों से खजाने की रक्षा करेगा। तभी हम प्रियल को देखते हैं जो अकेले में जाकर ये सारी बात राम को बता देती है। असल में प्रियल एक अंडरकवर ऑफिसर थी जो राम के कहने पर रवि की मदद करने का नाटक कर रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रवि को अपने मॉम डैड की काफी ज्यादा याद आ रही थी। इतने में प्रेषक रवि से आकर कहता है कि हमें खजाने को खोलने के लिए 3 चाबी की जरूरत होगी। एक चाबी तुम्हारे पास है, दूसरी चाबी शायद से उन लोगों के पास है जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था और हमें तीसरी चाबी को भी ढूंढना होगा। तब रवि प्रेषक से कहता है कि दीक्षित सर ने मरने से पहले मुझे एक डायरी दी थी और वो प्रेषक को वो डायरी दिखाता है। तब प्रेषक को वो डायरी काफी अजीब लगती है, इसलिए वो उसे फाड़ कर देखने लगता है और डायरी को फाड़ने पर उन्हें उसमें एक जगह का मैप मिलता है। वहीं हम मित्रा को देखते हैं जो अपने ऑफिसर के साथ उस ढाबे पर आ जाता है जहां रवि ने अपनी कार छोड़ दी थी। उस कार के अंदर मित्रा को एक ट्रैकर लगा हुआ दिखता है। इसका मतलब कोई और आदमी भी रवि की कार का पीछा कर रहा था। तब ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि रवि और उसके दोस्त बस में बैठकर मुंबई गए हैं। ये सुनने के बाद मित्रा भी अपने साथियों के साथ मुंबई जाने लगता है। यहाँ प्रेषक के घर पर वो लोग उस मैप को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस मैप के जरिए उन्हें तीसरी चाबी के बारे में पता चलने वाला था, लेकिन मैप में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ जाना है। तभी रवि उन सभी से कहता है कि यह मैप किसी जगह का नहीं बल्कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन का है। इसका मतलब खजाने की चाबी किसी जमीन के नीचे छुपी हुई है। साथ ही मैप पर किंग एडवर्ड का स्टैंप है और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले किंग एडवर्ड आखिरी बार इंडिया के राजभवन में आके रुके थे। इसका मतलब है कि हमें राजभवन जाना होगा। तब रवि के कहने पर सभी लोग राजभवन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजभवन के अंदर जाने के लिए उन्हें पासेस की जरूरत थी। इस पे प्रियल कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें राजभवन के अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि प्रियल राम से पासेस लेने वाली थी। फिर थोड़े टाइम बाद वो राजभवन के बाहर आ जाते हैं तो प्रियल के पास राजभवन के पासेस होते हैं, जिसकी मदद से प्रियल, रवि और प्रेषक भवन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आदि भवन के बाहर कार में बैठकर उन्हें लोकेशन बता रहा था, जिसके बाद हम राजभवन के हॉल में सभी लोगों को बैठे हुए देखते हैं और उन सभी लोगों के साथ राम भी बैठा हुआ था। फिर यहाँ काफी खोजबीन करने पर उन्हें सर देशमुख के तस्वीर के हाथों पर वही रिंग दिखती है जो रिंग सभी शिलेदारों के हाथों पर थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि सर देशमुख के कैबिन में उन्हें तीसरी चाबी का राज पता लग सकता है। फिर कॉल पर रवि आदि से सर देशमुख के कैबिन का लोकेशन पूछता है। आदि उसे कहता है कि भवन के ऊपर वाली लाइब्रेरी में उन्हें सर देशमुख का कैबिन मिल जाएगा। तब वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में जाते समय एक पुलिस ऑफिसर प्रियाल को देख लेता है
पर जब तक वो ऑफिसर रवि और प्रिशिक को देख पाता उससे पहले वो दोनों लाइब्रेरी में छुप जाते हैं और वो ऑफिसर प्रियल को अपने साथ नीचे हॉल में लेकर जाता है। फिर मौका मिलते रवि और प्रिशिक उस कैबिन में घुस जाते हैं और कैबिन में उन्हें संत तुकाराम की तस्वीर मिलती है। वहाँ प्रिशिक रवि को बताता है कि संत तुकाराम छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ईमानदार आदमी थे और छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके विचारों को बहुत पसंद किया करते थे। दूसरी तरफ भवन के हॉल में राम अपना स्पीच दे रहा होता है। वहीं रवि और प्रिशिक को कैबिन में तलवार और कवच दिखता है। उस कवच पर 2 तलवार लगी हुई थी। रवि को लगता है कि ये तलवार खींचने से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, इसलिए वो एक एक करके दोनों तलवार खींचता है, पर उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तब रवि प्रिशिक से कहता है कि हम दोनों को मिलकर तलवार खींचनी चाहिए। इस पे वो दोनों मिलकर तलवार खींचते हैं, जिससे उनके सामने एक दरवाजा खुलता है। तो वो दोनों धीरे से उस सुरंग में घुस जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सुरंग की दीवार पर तलवार और भाले का प्रिंट बना हुआ दिखता है और वो प्रिंट लगभग सभी दीवारों पर बना हुआ था। तभी हम प्रभु को देखते हैं जो राम के कहने पर राजभवन में आया हुआ था और प्रभु को देखकर आदि भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब जब रवि सभी पत्थरों को अच्छे से चेक कर रहा होता है उसी समय वो देखता है कि 2 पत्थर पर अलग अलग निशान बने हुए हैं। तब रवि और प्रिशिक उन दोनों निशानों के पत्थर को एक साथ दबाते हैं, जिसके कारण उनके सामने एक सुरंग खुल जाती है और उस सुरंग के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ बॉक्स मिलता है। तब वो दोनों मिलकर उस बॉक्स को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इतने में उनके सामने प्रभु आ जाता है, जो उन दोनों से बॉक्स छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये लोग भी बॉक्स के लिए प्रभु से लड़ जाते हैं। शुरुआत में तो प्रभु उन दोनों को बहुत मारता है, पर आखिर में प्रिशिक प्रभु के पेट में भाला घुसाकर उसे मार डालता है। फिर प्रभु को मारने के बाद वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। उसी समय राम प्रियल के सर पर गन रखकर उनके पास आता है। वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने मुझे ये बॉक्स नहीं दिया तो मैं प्रियल को जान से मार दूंगा। इस पे प्रिशिक उसे बॉक्स देने से मना कर देता है। तब राम गुस्से में प्रिशिक पर गोली चला देता है, मगर प्रिशिक गोली खाने के बाद भी राम को रोकने लगता है और मौका मिलते रवि और प्रियल बॉक्स लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद राम प्रिशिक को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और प्रिशिक अपने महाराज के खजाने की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में पुलिस भी राम के पास आती है, तो राम पुलिस से बचने के लिए उन्हें झूठ कहता है कि प्रिशिक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला। यहाँ पुलिस को भी राम की बातों पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि राम एक गवर्नर था। साथ ही राम पुलिस को रवि का पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ जब रवि और प्रियल भागते हुए आदि के पास आते हैं, तब आदि उन दोनों से प्रिशिक के बारे में पूछता है। इस पे रवि उसे सारी सच्चाई बताता है कि प्रिशिक जी की मौत हो गई है। ये सुनने के बाद आदि बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ राम एक मूर्ति के सामने जाकर कहता है कि इस बार तो वो लोग मेरे हाथों से बचकर भाग गए, पर मैं अगली बार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो यहाँ खजाने को पाने की भी बात कर रहा था। फिर आदि रवि और प्रियल के साथ बैठे होते हैं। वहाँ आदि रवि से कहता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इस पे रवि कहता है कि मेरे पापा दीक्षित सर और प्रिशिक जी ने खजाने को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मगर मैं डर कर भाग गया तो मेरे पिता का बलिदान व्यर्थ जाएगा। फिर रवि आदि से कहता है कि तुम वापस घर चले जाओ, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। पर आदि कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम जिएंगे भी तो साथ जिएंगे और मरेंगे भी तो साथ मरेंगे। जिसके बाद रवि काफी टेंशन में बैठा होता है। तभी प्रियल रवि को आकर सारी बात बता देती है कि वो राम के लिए काम करती है और वो उन सभी का प्लान राम को बता रही थी। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें प्रियल से ये उम्मीद नहीं थी। प्रियल उन्हें कहते कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा है और राम ने मुझे मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी थी, इसी वजह से मुझे राम का कहना मानना पड़ रहा था, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तब रवि और आदि प्रियल की मजबूरी को समझ पाते हैं, इसी कारण वो लोग प्रियल को अपनी टीम में ले लेते हैं। फिर हम देखते कि राजभवन के बाहर राम सभी मीडिया से कह रहा होता है कि कुछ आतंकवादियों ने मुझ पर हमला कर दिया था, पर मैं अपनी जान पर खेलकर उन आतंकवादियों से लड़ा हूँ। वहीं रवि प्रियल और आदि प्रताप के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि प्रताप को उस बॉक्स के बारे में जरूर पता होगा। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हमें प्रताप सर का इंटरव्यू लेना है। इस पे सिक्योरिटी गार्ड उन सभी को घर के अंदर लेकर जाता है। वहाँ रवि प्रताप से जाकर कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। इतना कहने के बाद रवि प्रताप को वो बॉक्स दिखाता है,
पहले तो प्रताप उस बॉक्स को अच्छे से चेक करता है, पर उसे उसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। फिर रवि प्रताप से कहता है कि हम लोग यहाँ खजाने की खोज करने आए हैं। प्रताप भी उसे कहता है कि ये खजाना वगैरह तो सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा असलियत में कुछ नहीं होता। और प्रताप को रवि एक फ्रॉड लगता है, इसी कारण वो चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। फिर जब प्रताप रवि से बात कर रहा होता है, उसी समय प्रताप को रवि के पास वो घड़ी दिखाई देती है, जो देखकर प्रताप काफी हैरान हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये घड़ी विजयनगर के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी। इसी घड़ी के साथ साथ उन्हें विजयनगर का सारा खजाना भी सौंप दिया था, क्योंकि सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही उस खजाने की रखवाली कर सकते थे। अब यह देखकर प्रताप को यकीन हो जाता है कि रवि कोई फ्रॉड नहीं है, और वो उस बॉक्स के ऊपर लिखे शब्द को अच्छे से देखने लगता है। रवि भी उस बॉक्स के लॉक को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे खोल नहीं पाता। जिसके बाद रवि सबको बताता है कि हम लोग कटपैयाड़ी की मदद से इस बॉक्स के लॉक को खोल सकते हैं। असल में कटपड़ी के अंदर सभी शब्दों को एक एक नंबर दिया जाता है, और रवि बॉक्स के ऊपर लिखे शब्दों के हिसाब से नंबर डालता है, और आखिर में काफी मेहनत करने के बाद वो बॉक्स खोल देता है। अब उस बॉक्स के अंदर रखी चीज को देखकर उन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर रखा हुआ था, और वो खंजर छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तब वो लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खंजर के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद मिला था। साथ ही उन्हें बॉक्स में एक कपड़ा भी मिलता है। इस कपड़े पर काफी सारे देवताओं की फोटो बनी हुई थी। तभी उस कपड़े को देखकर प्रताप सभी को बताता है कि ऐसे सेम नक्काशी भोलेनाथ के भूतनाथ मंदिर में है। इसका मतलब उन्हें खजाने को ढूंढने के लिए भूतनाथ मंदिर जाना होगा। फिर प्रताप की सेक्रेटरी प्रताप को आकर बताती है कि बाहर पुलिस आई है। इस पे प्रताप रवि को बताता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया था, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद प्रताप उन सभी को पुलिस के हाथों से बचाने के लिए अपने साथ हेलीकॉप्टर पर ले जाने लगता है। तब उन्हें हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखकर मित्रा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रताप रवि की मदद क्यों कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में मित्रा को पता चलता है कि राजभवन में राम के कहने पर रवि और प्रिशिक को एंट्री मिली थी, क्योंकि राम ने प्रियल को एंट्री पासेस दिए थे। इसलिए मित्रा ऑफिसर से कॉल पर कहता है कि हमें राम से भी पूछताछ करनी चाहिए। साथ ही हमें उस हेलीकॉप्टर का पता भी लगाना चाहिए कि आखिर वो हेलीकॉप्टर गया कहाँ है। दूसरी तरफ प्रताप उन सभी को अपने साथ उस मंदिर पर लेकर आता है, जहाँ सेम टू सेम भगवान की फोटो बनी हुई थी, पर फोटो के आसपास उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तब रवि वापस से उस कपड़े को देखता है और उसे कपड़े में एक उल्टा शिवलिंग बना हुआ दिखता है। तब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस उल्टे शिवलिंग का मतलब क्या है। इतने में रवि के नजर सामने बने भूतनाथ के मंदिर पर पड़ती है, और उस मंदिर की परछाई पानी में उल्टी दिख रही थी। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें आगे का रास्ता पता करने के लिए शिव मंदिर जाना होगा। फिर जब मित्रा थाने आता है, तब उसे वहाँ पता चलता है कि राम कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि राम भी इस मामले में शामिल है, वरना वो सिक्योरिटी के बिना कहीं जाता नहीं है। हालांकि मित्रा को तो राम पर पहले से ही शक था। तभी ऑफिसर मित्रा को आकर बताते हैं कि प्रताप और रवि कर्नाटक के भूतनाथ मंदिर गए हैं। तब मित्रा भी अपने ऑफिसर के साथ भूतनाथ मंदिर आने लगता है। इसके बाद हम राम को देखते हैं, जिसे रवि की लोकेशन पता चल गई थी, इसलिए वो भी अपने आदमियों के साथ मंदिर आ रहा होता है। फिर प्रताप, रवि और उसके दोस्त इस भूतनाथ मंदिर की शिवलिंग के पास जाते हैं, और उस शिवलिंग पर काफी सालों से पानी नहीं गिरा होता, इसलिए वो लोग शिवलिंग के पानी की जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ से पानी बाहर जाता था। तब थोड़ी देर में उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ रवि को एक शंख मिलता है। उस शंख पर लिखा था कि जो जहाँ से आया है वहीं जाएगा, और विष्णु जैसा राजा मेरा भाई कहलाएगा। ये एक तरह की पहेली थी। तब ये देखने के बाद प्रताप उन्हें बताता है कि थोड़ी दूरी पर विष्णु भगवान की एक गुफा है, वो महाराज कीर्तिवान के भाई ने बनवाई थी। तब प्रताप के कहने पर वो सभी लोग उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही राम भी अपने आदमियों के साथ मंदिर के पास आ जाता है। वहीं रास्ते में जाते समय प्रताप काफी ज्यादा थक जाता है, इसी वजह से वो रवि और उसके दोस्तों को आगे बढ़ने को कहता है। फिर गुफा की तरफ जाते समय रवि, प्रियल और आदि पर राम के आदमी हमला कर देते हैं, तो वो तीनों राम के आदमियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी राम उन तीनों पर गन तान देता है। तब तीनों को ना चाहते हुए भी राम की बात माननी पड़ती है। फिर राम उनसे पूछता है कि आखिर खजाना कहाँ है।
तब पहले तो वो लोग खजाने के बारे में बताने से मना कर देते हैं, मगर जब राम आदि को मारने की धमकी देता है तब रवि राम को खजाने के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग गुफा पर जाते हैं जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई थी। वहीं उन्हें एक खुफिया कमरा दिखता है तो वो लोग जल्दी से उस कमरे में आ जाते हैं। अब उस कमरे में वो लोग खजाने तक जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इतने में रवि को भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति दिखती है और उस मूर्ति के हाथ के ऊपर शंख का निशान बना हुआ था। तब रवि उस निशान पर शंख रख देता है, जिसकी वजह से उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। तब रवि इस दरवाजे में छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर डाल देता है और खंजर डालते वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और उनकी आंखों के सामने बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। जिसके बाद राम और उसके आदमी वो सभी खजाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन अभी भी रवि को यकीन नहीं होता कि उन्हें इतनी आसानी से खजाना मिल गया, क्योंकि खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबी की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही खजाने के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन भी नहीं था, जो कि उसे अब तक लोगों ने बताया था। तब रवि समझ जाता है कि ये सब खजाना नकली है। तभी रवि को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। वो जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उस बॉक्स में तीसरी चाबी भी मिल जाती है, जो देखकर रवि बहुत खुश होता है। पर अभी भी रवि के पास सिर्फ 2 ही चाबी थी और रवि को लगता है कि वो आखिरी चाबी राम के पास होगी, इसलिए वो राम से आखिरी चाबी मांगता है। लेकिन राम रवि को गोली से मारने वाला होता है। तभी प्रताप पीछे से राम को गोली मार देता है, जिससे राम की मौत हो जाती है। फिर रवि प्रताप को बताता है कि असली खजाना कहीं और छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं है। फिर रवि प्रताप को वो बॉक्स लाकर देता है जिसमें से उसे तीसरी चाबी मिली थी। उस बॉक्स पर लिखा होता है कि राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाले कमरे में खजाना रखा है। ये देखने के बाद प्रताप उसे कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज सदर और राज स्तंभ रायगढ़ फोर्ट में बना हुआ है। इसका मतलब असली खजाना रायगढ़ में रखा है। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस भी उनके पास आ रखी होती है। फिर रवि आदि और प्रियल से कहता है कि तुम लोग राम के आदमियों को पकड़ कर रखो और अगर पुलिस आएगी तो तुम लोग उन्हें सारी बात बता देना। इतना कहने के बाद रवि और प्रताप रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद मित्रा आदि और प्रियल के पास पहुंच जाता है। तब वो उन दोनों के साथ साथ राम के गुंडों को भी अरेस्ट कर लेता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम मित्रा को देखते हैं, जो आदि और प्रियल से पूछताछ कर रहा था। तब वो दोनों मित्रा को सारी सच्चाई बता देते हैं, पर मित्रा को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। मित्रा को अभी भी लग रहा था कि ये खजाने वाली बात सिर्फ एक कहानी है। फिर वो प्रियल से पूछता है कि आखिर रवि गया कहाँ है। इस पे प्रियल बताते कि रवि अपनी मंजिल को पाने के लिए गया है। आप खुद जब अपनी आंखों से खजाना देखोगे तब आपको हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। दूसरी तरफ रवि और प्रताप रायगढ़ फोर्ट पर आ जाते हैं। तब वो दोनों मिलकर उस किले में राज सदर और राज स्तंभ ढूंढ रहे होते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन दोनों को वो जगह मिल जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाला कमरा ढूंढना था। फिर प्रताप की नजर खिलावत खाना नाम के कमरे पर पड़ती है और खिलावत खाना राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ रहा होता है। असल में इस जगह को राजा अपने खुफिया सैनिकों से बातें करने के लिए यूज करते थे। तब वो दोनों जल्दी से खिलावत खाना के अंदर आ जाते हैं, पर उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए रवि अपने हाथों में मशाल लेकर खजाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। फिर रवि प्रताप से कहता है कि यहाँ तो कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही। जिसके बाद ये लोग उस जगह के एक एक कोने की जांच कर रहे होते हैं। इसके बाद उसे एक दीवार पर आधा चांद बना हुआ दिखता है और रवि उस चांद को देखकर समझ जाता है कि जरूर इस चांद के पीछे खजाने का रास्ता छुपा होगा, क्योंकि मराठा लोग अपने सर पर चांद का तिलक लगाया करते थे और ये आधा चांद खजाने तक पहुंचने का क्लू था। तब रवि उस चांद को दबाता है और उसके सामने एक नई गुफा खुल जाती है। तब वो दोनों मिलकर उस गुफा में जाने लगते हैं और गुफा में जाते समय उन्हें काफी सारे देवी देवताओं के चित्र बने हुए दिखते हैं। फिर काफी समय चलने के बाद वो दोनों उस खजाने के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तब रवि उस दरवाजे पर पहली चाबी लगा देता है, पर अभी भी रवि के पास दूसरी चाबी नहीं थी। तभी प्रताप पीछे से रवि के हाथ पर गोली मार देता है और वो रवि से कहता है कि मैंने इस खजाने को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। मैं इस खजाने को खुद रखूंगा। मेरे पूर्वज भी खजाने के लालच में मारे गए, पर अब मुझे खजाना मिल जाएगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दूसरी चाबी प्रताप के पास होती है। तब प्रताप जैसे वो दूसरी चाबी लगाता है,
तभी एकदम से उस गुफा में पानी भरने लगता है। यानी अब जब तक वो तीनों चाबी दरवाजे में नहीं लग जाती तब तक पानी रुकेगा नहीं। तभी रवि कहता है कि मुझे तुम पर शक तो पहले ही हो गया था, इसलिए मैंने तीसरी चाबी अपने पास छुपा रखी थी और तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं। जिसके बाद प्रताप तीसरी चाबी पाने के लिए रवि से लड़ने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में रवि प्रताप को बहुत मारता है। साथ ही उस गुफा में पानी भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तब प्रताप की हालत काफी खराब हो जाती है। फिर प्रताप को मारने के बाद रवि उस दरवाजे में तीसरी चाबी लगा देता है और तीसरी चाबी लगाने के बाद वो दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। फिर जब रवि उस कमरे में जाता है तो वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज के सोने का सिंहासन दिखता है। वो सिंहासन देखकर रवि बहुत खुश होता है और यहाँ रवि ने अपने पिता दीक्षित सर और प्रेषक जी से जो वादा किया था कि वो अपनी जान पर खेलकर खजाने की रक्षा करेगा, वो उसने एक तरह से पूरा कर दिया था। जिसके बाद रवि उस सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मैं ऐसे हमेशा आपके खजाने की रखवाली करूंगा। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।